हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं और आज की क्लास में हम शुरू करें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसे कि हम मतलब नॉर्मल लाइफ में भी ये वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं और इनका मतलब हम यही समझते हैं कि कितने तरीक़ों से किसी भी काम को किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने को यही पढ़ना है। पर यहाँ पर जो अपने को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है वो ये समझने में हो जाती है कि कब अपने को परम्यूटेशन यूज़ करना है और कब अपने को कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो इन डिफ़िकल्टीज़ के साथ भी डील करेंगे, पर क्योंकि हम चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से और बेसिक से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आज की क्लास में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई भी सवाल हो, मतलब 100% ऑफ द क्वेश्चंस में ये तो आपको यूज़ करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या है। फंडामेंटल मतलब कि जो उसके बेसिक्स हैं, कैसे किसी भी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं ना, किसी भी काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं, उसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, वही हम किस में पढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ऐसा सोच सकते हो, आपकी क्लास में सपोज 20 बच्चे हैं और मैं उनमें से किसी भी 5 बच्चों को चुन करके सपोज कहीं पे ना ट्रिप पे लेकर के जाना चाहता हूँ। तो अगर सपोज मैं ए बी सी डी ई को चुन लूँ तो दैट इज़ वन केस, पर अगर मैं ए बी सी डी और एफ को चुन लूँ तो ये एक अदर केस है। पर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि बी सी डी ई एफ को चुन सकता हूँ या फिर और किसी भी बच्चों को चुन सकता हूँ। तो ये हमारा हुआ एक सिनेरियो। अब जैसे कि सपोज 5 बच्चों को चुन करके मैं एक ही डेस्टिनेशन पे लेके जाने वाला था, सपोज मैं उन सबको लेके जाने वाला था स्विट्ज़रलैंड, तो दिस इज़ वन केस। पर अगर सपोज मैंने ए बी सी डी एंड ई को ही चूज़ करा और मैं उन्हें सपोज डिफरेंट लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज एक को तो स्विट्ज़रलैंड ही लेके जा रहा हूँ, एक को सपोज कहीं महाराष्ट्र घुमाने ले जा रहा हूँ, एक को सपोज मैं बांग्लादेश घुमाने ले जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर डिफरेंट केस हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ए को स्विट्ज़रलैंड लेके जाऊँ एंड बी को बांग्लादेश लेके जाऊँ, ये एक केस है। एंड अगर मैं बी को स्विट्ज़रलैंड लेके जाऊँ और ए को बांग्लादेश लेके जाऊँ, ये एक अदर केस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थिंग्स एंटायरली डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम पढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, और हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी काम को कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। भाई एक चीज़ आप समझ लो, अगर कोई अपना एक टास्क है, जिस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने को मल्टीपल काम्स करने हैं, है ना। जैसे कि टास्क ए विल बी कंप्लीटेड व्हेन आई डू दिस छोटा पार्ट एंड दिस छोटा पार्ट, देन आवर कंप्लीट टास्क ए विल बी कंप्लीटेड। अगर कभी भी मैं इस तरीके से एंड का इस्तेमाल करता हूँ, तो आप ये समझ लो कि मेरे को वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज यहाँ पर मेरे को सिटी ए से लेकर के सिटी सी तक जाना था, पर सिटी ए से बी जाने के सपोज अपने पास 3 तरीके थे और सिटी बी से लेकर के सी जाने तक अपने पास सपोज 2 तरीके थे। ठीक है, 2 रास्ते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि सिटी ए से लेकर के सिटी सी तक कितने तरीकों से जाया जा सकता है। हो सकता है यहाँ से हम ये वाला रास्ता चूज़ करें एंड देन यहाँ से ये रास्ता चूज़ कर लें, हो सकता है हम यहाँ से ये रास्ता चूज़ करें और ये चूज़ कर लें, या फिर हो सकता है यहाँ से जाके और फिर यहाँ से चले जाए, है ना। ऐसे ही हम मल्टीपल वेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मैं सिटी ए से लेकर के सिटी सी तक तभी जा पाऊँगा जब मैं ए से बी जाऊँ एंड बी से सी जाऊँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि एंड वर्ड का यूज़ आ गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए से बी यानी कि फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एंड टास्क बी को कंप्लीट करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हमारे पास यहाँ पर हैं भाई। ठीक है, तो अगर मैं अब जानना चाहूँ ए से सी जाने के कितने तरीके हैं, तो ए से सी जाने के लिए दिस टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड एंड दिस टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड। तो मेरे को इन दोनों को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, और अपने पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 वेज हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। एक और कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज अपने पास कुछ नंबर थे 1 2 3 4 एंड 5। इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके विदाउट रिपीटिशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी डिजिट को आपने एक बार यूज़ कर लिया तो आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सपोज इन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए मेरे को 2 डिजिट के नंबर बनाने थे, ठीक है, तो 2 डिजिट के नंबर अगर मैं फॉर्म करना चाहता हूँ तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास 2 पोजीशंस हैं
और जब मैं इन दोनों को फिल कर दूंगा तभी मेरा 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो पाएगा। यानी कि आई हैव टू फिल दिस प्लेस एंड दिस प्लेस, देन ओनली द 2 डिजिट नंबर विल बी फॉर्म्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा देखूं कि फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, तो मैं इन 5 में से किसी भी एक नंबर को यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? 5 चॉइसेस अवेलेबल है, इधर 1 और 2 और 3 और 4 और 5, मतलब 5 तरीकों से इस पोजीशन को मैं फिल कर सकता हूँ। सपोज कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे 2 आ गया, इस पोजीशन पे 5 चॉइसेस थी, पर आएगा तो कोई एक ही नंबर। तो अगली पोजीशन के लिए अपने पास कितनी चॉइस हो गई? अब अगली पोजीशन के लिए अपने पास सिर्फ और सिर्फ 4 चॉइसेस बची हैं। तो सेकंड पोजीशन कितने वेज से फिल हो पाएगी? यहाँ पे 4 तरीके से फिल हो पाएगी। अब अगेन वही बात, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन मस्ट बी फिल्ड, ओनली देन आवर 2 डिजिट नंबर विल बी फॉर्म्ड। तो अगर तो ये काम भी करना जरूरी है एंड ये काम भी करना जरूरी है, तो अगर ये दोनों काम करने जरूरी हैं तो मैं इन्हें किससे कनेक्ट करूंगा? अगेन मैं इन्हें मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर दूंगा और ये बता पाऊंगा कि इन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए कितने 2 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स 22 डिजिट नंबर बन सकते हैं। आई होप आपको एंड का मतलब समझ में आ रहा होगा कि मतलब कि ये काम भी करना जरूरी है एंड ये काम भी करना जरूरी है। तो हम दोनों नंबर ऑफ वेज को, फर्स्ट डिजिट को यहाँ पे फिल कर सकते थे 5 वेज से, सेकंड डिजिट को फिल कर सकते थे यहाँ पे 4 वेज से। तो दोनों को कितने से कनेक्ट कर दिया हमने? मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ए से बी जा सकते थे 3 वेज से, बी से सी जा सकते थे 2 वेज से। तो दोनों नंबर ऑफ वेज को मैंने मल्टीप्लाई से इसलिए कनेक्ट कर दिया क्योंकि ए से सी जाने के लिए ए से बी भी जाना पड़ेगा एंड बी से सी भी जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ओके, अब दूसरा केस देख लेते हैं और का। कौन सा केस देख लेते हैं? और का केस देख लेते हैं। कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं कि जो अगर या तो आप ये काम कर लो या तो ये काम कर लो, इन दोनों में से अगर आप एक भी काम कर लेते हो तो हमारा टास्क पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज एक क्लास थी जिसके अंदर कुछ द बॉयज़ थे, सपोज 15 बॉयज़ थे और कुछ गर्ल्स थी। सपोज इस क्लास में 17 गर्ल्स थी, ठीक है। अब सपोज मैडम को क्या करना है ना, एक मॉनिटर चूज करना है। मैडम को क्या करना है? एक मॉनिटर चूज करना है पूरी क्लास के लिए। तो मैम क्या कर सकती है? या तो किसी लड़के को मॉनिटर चूज कर सकती है। तो ये काम कितने तरीकों में किया जा सकता है? 15 तरीकों से काम किया जा सकता है कि किसी एक लड़के को मॉनिटर चूज कर लिया जाए। या फिर, मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर, और मैम क्या कर सकती है कि किसी एक लड़की को मॉनिटर चूज कर सकती है। अब मैम चाहे लड़के को मॉनिटर चूज करे तो भी मॉनिटर चूज हो जाएगा, और किसी लड़की को मॉनिटर चूज करे तो भी मॉनिटर चूज हो जाएगा। अगर तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो रहा हो तो ये और का केस होता है, और नंबर ऑफ केसेस जो और के होते हैं उन्हें हम हमेशा प्लस से कनेक्ट करते हैं। ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, भले ही आपको बच्चों वाले लग रहे हो, पर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हर एक क्वेश्चन में यूज होंगे। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जिसके अंदर ये मल्टीप्लाई और प्लस यूज ना हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आगे चल लेते हैं, या फिर चलो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ी सी वेरिएशंस और क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। सपोज अब की बार यहाँ पे तो पहले क्या था कि मैम को एक मॉनिटर चूज करना था, ठीक है। इन में से, मतलब गर्ल्स में से और बॉयज़ में से कोई एक मॉनिटर मैम को चूज करना था, ठीक है। पर अगर ऐसा हो जाए कि मैम ये कहे कि एक बॉयज़ का मॉनिटर होगा और एक गर्ल्स की भी मॉनिटर होंगी, ठीक है। तो अब बॉयज़ का मॉनिटर चूज करने के अपने पास कितने तरीके हैं? 15 तरीके हैं। एंड गर्ल्स का मॉनिटर चूज करने के लिए अपने पास कितने तरीके हैं? 17 तरीके हैं। अब मॉनिटर गर्ल्स का भी चूज होना चाहिए एंड बॉयज़ का भी चूज होना चाहिए, तभी हमारा पूरा का पूरा टास्क ऑफ चूजिंग अ बॉय मॉनिटर एंड अ गर्ल मॉनिटर पूरा हो पाएगा। तो हम यहाँ पर इसको किससे कनेक्ट करेंगे? मल्टीप्लाई से कनेक्ट करेंगे। इफ़ वी रिक्वायर अ बॉय मॉनिटर एंड अ गर्ल मॉनिटर एज वेल। बात समझ में आ गई आपको? तो आई होप आपको प्लस और मल्टीप्लाई वाला काम समझ में आएगा। अब इससे ही रिलेटेड हम थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर थोड़ा सा हम डिफ़िकल्टी लेवल भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा बिल्कुल, ठीक है। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या लिखा है? अ होल हैज़ 12 गेट, इन हाउ मैनी वेज कैन अ मैन एंटर थ्रू वन गेट एंड एग्जिट थ्रू अ डिफरेंट गेट। यानी कि एक हॉल है, कोई भी, जैसे कि सेमिनार वगैरह जहाँ पर होते हैं, उसके 12 गेट्स हैं, ठीक है। अब एक मनुष्य है जिसको किसी भी एक गेट से एंटर करना है और किसी दूसरे गेट से एग्जिट करना है। तो हमारा टास्क क्या है?
हमारा जो यहाँ पे टास्क है वो ये है कि उसको एंटर भी होना है किसी एक गेट से और एग्जिट भी होना है किसी दूसरे गेट से। तो आप यहाँ पर ये बात समझ सकते हो कि अगर 12 गेट्स हैं तो किसी गेट से भी एंटर हो सकता है। तो यहाँ पे एंटर होने के उसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं या फिर कितने वेज अवेलेबल हैं, 12 वेज अवेलेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जिट थ्रू अ डिफरेंट गेट, यानी कि जिस गेट से वो एंट्री मार देगा उससे उसे एग्जिट नहीं मिलेगी, उसे किसी दूसरे गेट से यहाँ पर क्या करनी है, एग्जिट करनी है, ठीक है। तो एक गेट से वो एंटर होगा तो वो वाला वे हट जाएगा, तो एग्जिट अभी वो किससे कर सकता है, 11 गेट से कर सकता है। जैसे सपोज ABCDEFGHIJK एंड जे तक अपने पास गेट से किसी भी एक गेट से वो एंटर कर सकता था, 12 गेट्स। सपोज किसी एक गेट से उसने एंटर कर लिया, सपोज उसने सी गेट से एंटर कर लिया, तो अब बचे हुए ABDEFGHIJKL, मतलब L तक 12 होता है ना, तो L गेट तक वो क्या कर सकता है, किसी से भी एग्जिट कर सकता है, पर C से एग्जिट नहीं कर सकता क्योंकि उससे एंट्री मार लिया, और एग्जिट किससे करना है, उसे एक डिफरेंट गेट से करना है। अब जो हमारा टास्क है वो तब कंप्लीट होगा जब वो एंटर भी हो जाए एंड एग्जिट भी हो जाए, ठीक है। तो अब एंड आ गया क्योंकि यहाँ पे, तो इसे अगेन हम किससे कनेक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 121 132 आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, फाइंड हाउ मैनी फ्लैग्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फैब्रिक ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स वन अबव द अदर, यानी कि फ्लैग बनाना है अपने को, ठीक है। कैसे बनाना है, एक फैब्रिक और इसके ऊपर एक और फैब्रिक लगाना है, यानी कि दिस काम करना है एंड दिस काम करना है, तब हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा फ्लैग फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वन अबव द अदर इफ टोटल 5 कलर्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो सपोज नीचे वाली जगह पे कितने अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब जो कलर नीचे आ जाएगा ऑफ कोर्स वो ऊपर तो आ नहीं पाएगा क्योंकि अपने पास 5 ही कलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ऊपर के लिए अपने पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे, 4 ऑप्शंस रह जाएंगे, ठीक है। तो फ्लैग कब फॉर्म हो पाएगा, जब हम नीचे वाला फैब्रिक भी लगा देंगे एंड ऊपर वाला भी फैब्रिक लगा देंगे, तो हमारा पूरा फ्लैग फॉर्म हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, अपने 20 वेज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? ये दोनों काम करने जरूरी है, इसलिए अगेन मैंने यहाँ पे किससे कनेक्ट करा है, इन्हें मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ओके। आगे चल लेते हैं, फाइंड हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी कि अपने को कितने डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, 5 डिजिट के नंबर फॉर्म करने भाई, 1 2 3 4 5, ये 5 टास्क अपने को कंप्लीट करने हैं, यानी कि यहाँ पे एक नंबर लाके बिठाने का टास्क, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे हर जगह पे एक एक नंबर लाके बिठाने का एक टास्क अपने को पूरा करना है, तभी हमारा पूरा का पूरा जो टास्क है ऑफ फॉर्मिंग अ 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स विल बी कंप्लीटेड, यानी कि सारे टास्क करने जरूरी हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज़ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सारे टास्क करने ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सपोज फर्स्ट प्लेस है, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्लेस को सबसे पहले फिल करो, किसी को भी कर सकते हो, इसको इसको इसको, जिसको आपका मन करे। जनरली हम इसी को कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शंस अपने पास यहाँ के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, तो कोई भी एक नंबर जो यहाँ आ जाएगा वो अगली डिजिट पे नहीं आ सकता। सपोज 4 आ गया, तो अब 4 अगले पे नहीं आ पाएगा, अगले के लिए अपने पास सिर्फ कितने ऑप्शंस रह जाएंगे, ये 4 ऑप्शंस रह जाएंगे, ठीक है भाई। अब सपोज एक और 5 भी यहाँ पे आ गया, तो अगले के लिए अपने पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे, 3 ऑप्शंस रह जाएंगे। सपोज 1 आ गया अगले पे, तो अगले के लिए सिर्फ अपने पास 2 ऑप्शन रहेंगे, और लास्ट वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस रहेगी और उसको वहाँ पर वही नंबर आ भी जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे काम करने ज़रूरी हैं, तो हम इन्हें किससे कनेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई से कनेक्ट करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने नंबर्स बन सकते हैं यूजिंग दीज 5 डिजिट्स, 5 डिजिट के अपने बन सकते हैं 120 नंबर्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दूसरी बात ये क्या कह दें कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स क्या कर दी इन्होंने, अलाउ कर दी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगेन 5 टास्क कंप्लीट करने, पर यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं, 5, अगले पे भी 5 आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जैसे सपोज यहाँ 3 आ गया तो वो अगले पे नहीं आ पाएगा। रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो अगले पे भी 3 आ जाए उससे अपने को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हर जगह 5-5 नंबर आ सकते हैं, तो 5 की पावर 5, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 3125 आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई?
इनको हम मल्टीप्लाई से अगेन कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पांचों टास्क कंप्लीट करने ज़रूरी हैं अगर हमें पूरा काम करना है 5 डिजिट नंबर बनाने का। तो अगर पांचों काम या फिर मल्टीपल काम करने ज़रूरी हैं, यानी कि आवर टास्क विल बी कंप्लीटेड व्हेन दिस टास्क एंड दिस टास्क इज़ कंप्लीटेड, तो हम इन दोनों नंबर ऑफ वेज को हमेशा मल्टीप्लाई से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा टास्क कैन बी कंप्लीटेड इफ़ ईदर दिस इज़ कंप्लीटेड और द सेकेंड टास्क इज़ कंप्लीटेड, तो हम इन दोनों को किससे कनेक्ट करेंगे, प्लस से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा भाई आगे चल लेते हैं। हाउ मैनी ऑफ द नंबर्स फाउंड इन पार्ट ए आर इवन। अच्छा, जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड है तब इवन नंबर कितने फॉर्म होंगे, यानी कि इन 120 में से कितने नंबर इवन हैं, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। अपने को कितने डिजिट के नंबर फॉर्म करने थे, 5 डिजिट के नंबर फॉर्म करने थे। इवन नंबर क्या होते हैं, जिनकी जो लास्ट डिजिट हो वो क्या हो, इवन हो, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 जिसकी भी लास्ट डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका अगर अपने को इवन नंबर बनाना है, इसका मतलब अपने पास लास्ट के लिए कितनी चॉइस हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं। अब इन 2 चॉइसेस में कोई एक नंबर तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो अपने जैसे सपोज 2 आ गया लास्ट में क्या आ गया, सपोज 2 आ गया, तो अब अपने पास किसी भी अदर प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस बच रहे हैं, 4 ऑप्शंस बच रहे हैं, ठीक है। सपोज अगले पे 1 आ गया तो अगले के लिए कितने ऑप्शंस बच रहे हैं अपने पास, 3। अगेन सपोज यहाँ पे ये आ गया तो अपने पास अभी कितने ऑप्शंस बच रहे हैं, 2 ऑप्शंस बच रहे हैं। और लास्टली अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, एक ही नंबर बच रहा है और वो अपने को यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको। अच्छा भाई अगेन यहाँ पे इन्हें सेम वे से हम मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर लेंगे। तो 4 3 12, 2 24, 2 48 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और सिमिलर टाइप का बट डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। यानी कि कितने डिजिट के नंबर अपने को फॉर्म करने, 5 डिजिट के नंबर अपने को फॉर्म करने हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं 5 टास्क फॉर्म कर लेता हूँ कि अपने को 5 काम करने हैं, तब जाके अपना जो क्या बोलते हैं ये 5 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। अच्छा भाई तो यहाँ पे समझो, अरे हट भाई, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डिजिट्स अपने पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट पोजीशन पे कितने नंबर्स इनमें से आ सकते हैं, तो आप कहोगे सर अगर तो फर्स्ट पोजीशन पे आपने 0 भर दिया, अगर तो फर्स्ट पोजीशन पे बाय चांस 0 आ गया तो ये एक 4 डिजिट नंबर ही रह जाएगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। अच्छा भाई तो 0 के अलावा अगर कुछ भी आ सकता है तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन के लिए अपने पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। बात समझ में आ गई। अच्छा भाई सपोज इस पोजीशन पे कोई भी एक नंबर आ गया, सपोज 4 ही आ गया, ठीक है। अगर अब मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर 0 आ सकता है। तो अगर अब आप देखो तो 4, 5 और 6 अगेन आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता था, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे तो 0 आ सकता है, पर फर्स्ट पोजीशन पे कोई एक नंबर तो ऑलरेडी आ चुका होगा, तो अब वो सेकंड पोजीशन पे नहीं आ सकता, पर एक नया नंबर 0 आ सकता है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि सपोज अभी सेकंड पोजीशन पे सपोज अपना 7 ही आ गया, तो अभी आगे के लिए अपने पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, 5। जैसे सपोज यहाँ पे 3 आ गया तो आगे के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, 4 और लास्ट के लिए 3। ये सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो अगेन यहाँ पे मैं इन्हें मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर दूंगा और मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा, ठीक है भाई। चलें आगे। अच्छा भाई आगे क्या बोल रहे हैं, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, बस अब की बार इन्होंने क्या बोल दिया, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स को अलाउ कर रखा है, ठीक है। ये मैं काटा बस आपको समझाने के लिए मार रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि मैंने बोला था थर्ड पोजीशन पे सपोज 7 आ गया तो ज़रूरी नहीं है 7 है, पर कोई भी एक नंबर वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था कि एक नंबर कम हो जाएगा तो एक लेस ऑप्शन अवेलेबल रहेगा अपने पास, ठीक है। अच्छा भाई
तो आगे समझ लेते हैं। इफ़ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो ये तो अभी आप मेरे हिसाब से आप खुद ही निकाल लोगे। इफ़ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड स्टिल फर्स्ट पोजीशन पे जीरो नहीं आ सकता। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, 6 ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, 1 2 3 4 5 7, क्योंकि फर्स्ट पे अगर जीरो आ गया तो ये नंबर 4 डिजिट्स का ही रह जाएगा, क्योंकि आगे अगर जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं भाई। अच्छा भाई बात समझो, अब सेकंड पोजीशन पे इनमें से कोई भी आ सकता है, यानी कि ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी, कोई भी आ सकता है इनमें से, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे अपने पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 7, थर्ड पे भी 7, फोर्थ पे भी 7 और फिफ्थ पे भी 7, क्योंकि रिपीट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नंबर जो यहाँ पे आ गया वो अगले पे नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है। अगेन इनको हम मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब हमारे पांचों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे देन ओनली हमारा बड़ा टास्क क्या, और फॉर्मिंग अ 5 डिजिट नंबर फॉर्म होगा हमारा, मतलब कंप्लीट होगा, सॉरी, ठीक है। अच्छा भाई आगे चल लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स। अभी ये तो काफ़ी आसान सवाल है भाई, ठीक है। अभी ये तो सेम ही हो गया है जैसे कि ओके, अच्छा ठीक है, समझ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई देखो ये तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। अगर तो यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स, तब तो अपने को क्या होता कि पांच लेटर्स के ही वर्ड फॉर्म करने, पर अभी यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कि यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। इसका मतलब मैथ्स के लेटर्स का इस्तेमाल करके मैं 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर एंड 5 लेटर वर्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता हूँ, ठीक है। बस क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लेटर्स का मेरे को इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 लेटर कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। यहाँ पर लिखा नहीं है रिपीटिशन अलाउड नहीं है, पर क्योंकि ये बोला है यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से हम निकाल के ही सिर्फ लेटर्स फॉर्म कर सकते हैं। अगर तो रिपीटिशन अलाउ हो जाएगी और नंबर्स ऑफ लेटर्स भी लिमिटेड नहीं है, तो हम इनफाइनाइट वर्ड्स यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे यूजिंग ऑल द लेटर्स नहीं लिखा, यूजिंग ऑल द लेटर्स यहाँ पर नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कितने भी लेटर्स के वर्ड फॉर्म कर सकता हूँ। तो एक लेटर के अगर वर्ड फॉर्म करूँगा तो सिर्फ एक ही टास्क मेरे को करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी एक लेटर ला के बिठाना है। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे कितने वेज हो गए, 5 वे हो गए। तो एक लेटर के क्या क्या वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, M, A, T, H और S, ये 5 वर्ड्स सिंगल लेटर के फॉर्म हो सकते हैं। अगर मैं लिखूँ 2 लेटर वर्ड्स तो 1 2, तो यहाँ पे अपने पास फर्स्टली कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, 5, कोई एक लेटर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अच्छा भाई समझो, यहाँ पे अगर अपने को 2 लेटर वर्ड फॉर्म करना है तो अपने को ये वाला टास्क भी करना कंप्लीट ज़रूरी है और ये वाला भी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, मल्टीप्लाई से कनेक्ट करने के बाद 20, क्योंकि बोथ टास्क वर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। अगर मैं 3 लेटर वर्ड्स की बात कर लूँ तो 1 2 3 और तीनों टास्क कंप्लीट करने, ये 5 तरीके से, ये 4 तरीके से, 3 तरीके से सारे काम करने ज़रूरी हैं। तो ये कितने वेज हो गए अपने पास, 60 वेज हो गए। अगेन 4 लेटर वर्ड्स कितने हो गए अपने पास, 1 2 3 4, चारों टास्क करने ज़रूरी हैं। फर्स्ट के लिए 5 वेज, सेकंड के लिए 4 वेज, थर्ड के लिए 3 वेज एंड फोर्थ के लिए 2 वेज। तो अगेन ये कितने हो गए अपने पास, 120 वेज हो गए आफ्टर कनेक्टिंग देम थ्रू मल्टीप्लाई, बिकॉज चारों की चारों पोजीशन पे कोई ना कोई लेटर ला करके अपने को फिल करना ज़रूरी है। अगेन सिमिलर वे में 5 का भी कर देंगे भाई, ठीक है। सॉरी, ठीक है भाई। तो 5 लेटर के वर्ड भी 120 वेज में फॉर्म होंगे। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, क्या अगर मैं सिंगल लेटर का वर्ड फॉर्म करता हूं तो हमारा टास्क पूरा हो गया? टास्क व्हाट? टास्क ऑफ फॉर्मिंग अ वर्ड। अगर मैं 2 लेटर का भी करता हूं तो भी अगेन हमारा टास्क पूरा हो जाएगा, पर यहाँ पे अपना 2 लेटर वर्ड बनेगा। अगर मैं 3 लेटर्स के वर्ड भी बनाता हूँ तो भी हमारा एक टास्क कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। मतलब कि 2 लेटर्स के वर्ड फॉर्म करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है अगर हम 3 लेटर्स के वर्ड फॉर्म करना चाहते हैं। यानी कि टास्क कैन बी कंप्लीटेड इधर दिस वे, इधर दिस वे, और दिस वे, और दिस वे, और दिस वे। यानी किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पूरे के पूरे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन सबको किससे कनेक्ट करेंगे, प्लस से कनेक्ट करेंगे।
क्योंकि इन सब तरीक़ों से ही हमारा जो है टास्क ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर जो है वो फॉर्मिंग अ वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करना है और कब प्लस का इस्तेमाल करना है। अगेन अगर तो ये अपने को क्वेश्चन में ऐसा दे देते, कैसा, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स, यानी कि आपको पांचों के 5 लेटर्स इस्तेमाल करने थे, यानी कि ये सब हट जाता और सिर्फ अपना आंसर क्या आ जाता, 120 आंसर निकल के आ जाता। पर क्योंकि यहाँ पे यूजिंग ऑल नहीं लिखा था, इसका मतलब आप इससे कुछ कम लेटर्स के भी वर्ड फॉर्म कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंग्लिश से इन्होंने हमें यहाँ पे ट्रिक करने की कोशिश करी थी। ठीक है, अच्छा भाई आगे चल लेते हैं। इसमें भी आपकी थोड़ी सी जितनी भी समझ है वो चेक हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 वेज टू गो फ्रॉम सिटी ए टू बी। तो सिटी ए से बी जाने के कितने तरीके बता रहे हैं, 3 तरीके बता रहे हैं भाई। ठीक है, एंड 5 वेज टू गो फ्रॉम सिटी बी टू सी। तो बी टू सी जाने के कितने वेज बता रहे हैं, 5 वेज बता रहे हैं भाई। ठीक है, ओके जी। एंड 2 वेज टू, अच्छा यहाँ पे एक बाईपास भी है। बाईपास होता है ना जिसके अंदर डायरेक्टली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं बीच वाली सिटीज़ को स्किप करके। ठीक है, तो ये बाईपास भी दे रखी है 2, ठीक है, जिससे हम बी को बाईपास करके डायरेक्ट सी पे पहुँच सकते हैं। अच्छा भाई, अब अगर तो मेरा जो टास्क है, दिस टास्क इज टू गो फ्रॉम सिटी ए टू सी, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ मैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सी। तो ये काम वो 2 तरीक़ों से कर सकता है। एक तो ये कर सकता है ए से बी जाए एंड देन बी से सी चले जाए, या फिर वो ये भी कर सकता है कि वो डायरेक्टली इधर चले जाए। बात समझ में आ रही है? या तो वो क्या कर सकता है, ए टू बी टू सी जा सकता है, और या तो वो ए टू सी जा सकता है। अगर वो और है, और मतलब द टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम सिटी ए टू सी विल बी कंप्लीटेड इफ ईदर ही डू दिस और ही डू दिस। तो यहाँ पर हमें और को हमेशा किससे कनेक्ट करना है, प्लस से कनेक्ट कर देना है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा भाई, अब अगर ए से उसे सी जाना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए से बी जाना पड़ेगा पहले एंड देन बी से सी जाना पड़ेगा उसको? बात समझ में आ रही है आपको? और अगर यहाँ पर इसको पहले यहाँ से जाना है एंड देन बी से सी जाना है, देन ओनली ही कैन रीच फ्रॉम ए टू सी। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसे मल्टीप्लाई से कनेक्ट करना चाहिए। और ए टू सी जाने के टोटल अपने पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 17 वेज इन टोटल हो जाएगा। आई होप ये पूरी कहानी आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की समझ में आई होगी, क्योंकि अगर आपको ये प्लस और मल्टीप्लाई के बीच का अंतर नहीं समझ में आएगा तो काफ़ी इश्यूज हो जाएंगे और आपको मतलब आखिर तक ये प्रॉब्लम रहेगी, आप सब कुछ समझ जाओगे, बस यही कंफ्यूज होते रहोगे कि कब आपको मल्टीप्लाई करना है और कब आपको प्लस करना है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में देख लेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे पर अब की बार थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे और इन डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।